हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इसी को अपन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। देखिए बच्चों, जब भी अपन को स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें अपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन का पता करते हैं कि कौन से रीजन से बिलोंग करती है। तो इसका रीजन आपको बताता हूं मैं। इसका रीजन होता है 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑर्गेनिक आईआर की जो बात करते हैं उसका रीजन होता है 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब देखिए, ये जो आईआर रीजन है, ठीक है, इसको अपन मिडिल आईआर रीजन भी बोलते हैं। मतलब इसके आसपास वाले आईआर रीजन भी अपने को पता होना चाहिए। एक होता अपना आईआर रीजन होता है और एक होता आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन। ये जो मैंने बात की है, ये किसकी बात की है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन की बात की है। ठीक है। दूसरा होता है अपना आईआर रीजन। आईआर रीजन स्टार्टिंग की अपन बात करते हैं तो 50 से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। ठीक है। अपन जनरली ऐसे कंपाउंड्स लेंगे जिसमें 600 से लेके 4,000 अपना सेंटीमीटर इनवर्स तक क्या होता है? रीजन होता है। तो देखिए, इस कैटेगरीज को मैं क्लासिफाई करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर बात करूं, ठीक, सबसे पहले मैं बात करूं, देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन। इसको अपन मिडिल आईआर भी बोल सकते हैं। इसके इधर अपना होता है नियर आईआर रीजन होता है और इस रीजन को मैं बोलता हूँ फार आईआर रीजन बोलते हैं। क्लियर है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है अपना? 50 से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। और इसकी जो रेंज होती है, ये होती है 600 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक रेंज होती है। अगर आपसे पूछे कि इधर जो रीजन है, इधर जो रीजन है, इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव बोलते हैं। और जो राइट साइड ये जो रीजन है, इसको अपन बोलते हैं विजिबल। ठीक है। तो देखिए, दो बातें यहाँ पे अपन देखते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो लेफ्ट साइड है, मतलब 600 से जो कम रीजन है, इसको फार आईआर बोलेंगे। और जो 4,000 से ज्यादा रीजन है, इसको अपन क्या बोल देंगे? नियर आईआर बोल देंगे। ठीक है, अपने को पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको ध्यान ध्यान में रखनी है कि आपको एग्जाम में आईआर रीजन पूछा है या फिर आईआर स्पेक्ट्रो रीजन पूछा है। दोनों अपने को अलग अलग डाटा करने हैं। अब जो मैं 600 से जो 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, कई बार देखिए छोटे एग्जामिनेशंस में इनका क्लासिफिकेशंस पूछ लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा रीजन आएगा, इसको अपन क्या नाम से बोलते हैं। तो देखिए, 600 से अपना 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स जो रीजन है, तो मैं दो तरह से क्लासिफाई करूंगा। एक इसमें अपन बोलेंगे फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन। और दूसरा अपन बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप रीजन। दूसरा बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप रीजन। ओके है। जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, काफी बार छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अपना कि इसका जो डाटा जो होता है, मतलब अराउंड मतलब 1500 के समथिंग अगर इसको मानते हैं, 1450 के समथिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, 900 से लेके 1450 सेंटीमीटर इनवर्स है। इस रीजन को अपन क्या बोल देंगे? फिंगरप्रिंट रीजन बोल देंगे। और बाकी आगे का जो भी होगा 1450 से लेके 4,000 जो सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन होगा, इसको अपन बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप रीजन बोलेंगे। कई बार यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। देखिए, कई बार अपने को ये जो रीजन है सेंटीमीटर इनवर्स में ना देके अपने को दूसरी यूनिट्स में अपने को पूछ सकते हैं। ठीक है, माइक्रोन में भी पूछ सकते हैं अपने को। तो देखिए,
आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है 10⁴ अपॉन सेंटीमीटर इनवर्स। जो भी डाटा मान लीजिए यहाँ पे अक्ष डाटा है, अक्ष सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी म्यू में मिलेगी। ठीक है, म्यू में भी अपने को पूछ सकते हैं, और ये वैल्यू मान लीजिए कोई भी है। ठीक है, कोई भी वैल्यू, या फिर मैं इसको वाई बोल दूं। चलिए, देखिए सिंपली अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछा जाए कि 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, इसकी वैल्यू म्यू में कितनी होती है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 10⁴ अपॉन 4000। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 10/4, और इसको अपन बोल देंगे 2.5 म्यू। और आपसे कोई पूछ लिया कि 600 सेंटीमीटर इनवर्स मतलब कहाँ से कहाँ तक ये होती है, तो 10⁴ 1 2 3 4 अपॉन 600, अपन काट देंगे इसको। तो ये होती है अपनी लगभग हो जाती है 1 आ जाता है, और 0 तो आ जाती है 6 मतलब इसमें इसका भाग देते हैं अपन। ठीक है, 100 में 6 का, तो यहाँ देता 16 आ गया, और 40 16.6, 16.6 से मतलब जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन है ये 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है 6.6 म्यू से 2.5 म्यू तक भी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हुई सिंपली, अपन बात करते हैं कि किस रीजन से बिलोंग करती है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं बात करता हूँ दूसरी, अपन पॉइंट पे चलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड होते हैं जो आईआर एक्टिव देते हैं, जैसा कि अपन ने एनएमआर में पढ़ा है। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है। अब बात कर रहे हैं अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर में अपने को क्या पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी कंपाउंड में अगर वाइब्रेशन करवाता हूँ, किसी भी कंपाउंड में वाइब्रेशन करवाते हैं, तो वाइब्रेशन के दौरान उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो चेंज होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कंडीशन फॉर आईआर रीजन। हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशन फॉर आईआर रीजन। चलिए, हाँ जी, यहाँ पे लिख सकता है ना कंडीशन फॉर आईआर रीजन। कंडीशन फॉर आईआर रीजन, सॉरी आईआर एक्टिव बोल दूं मैं इसको, आईआर एक्टिव। तो ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, सिंपली अपन बात कर सकते हैं ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ड्यूरिंग वाइब्रेशन द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, डीएम डाइपोल मोमेंट बोल दूं, मस्ट बी चेंज। अगर किसी कंपाउंड का वाइब्रेशन के दौरान परमानेंट डाइपोल मोमेंट अगर चेंज होता है, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आईआर एक्टिव होते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके सारे मॉलिक्यूल्स हायर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है इसका, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल। ध्यान रखना इस चीज को, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं, आईआर एक्टिव होते हैं। होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे O2 है अपना, N2 है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में अगर अपन वाइब्रेशन करवाते हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है। क्लियर है। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को लिख रहा हूँ, आप बताने की कोशिश करना कि कौन सा आईआर एक्टिव होगा और कौन सा आईआर इनएक्टिव होगा। चलिए, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। मॉलिक्यूल्स जैसे एनो मॉलिक्यूल्स है, होमोडाइएटोमिक नहीं है, मतलब आईआर एक्टिव, यस कर दूं मैं इसको।
दूसरा जैसे NO2 की बात करें, यस होगा। CO2 की बात करूं, यस। H2O की बात करूं, यस, IR एक्टिव होंगे। O2 की बात करता हूं तो नो। इसी तरह से PCl5 की बात करें तो यस होगा। अमोनिया की बात करूं तो भी यस होगा अपना। BF3 है, यस होगा। Cl2 की बात करता हूं तो होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स IR इनएक्टिव होगा, IR स्पेक्ट्रा नहीं देगा। H2 की बात करते हैं, IR स्पेक्ट्रा ये भी नहीं देगा, नो। मैं बात करता हूँ CH3 ठीक है, तो ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा। मैं बात करूँ अगर मेथेन की तो ये भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा। अब बताइए आप, जैसे SO2 है, यस, ओके। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो ये भी यस। अब आप समझ गए होंगे दो बातों को ध्यान से। सबसे पहली बात कि IR रीजन के बारे में अपने को देखना है अच्छे से। दूसरी बात है कि IR एक्टिव कौन से होते हैं, तो होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, IR एक्टिव होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। हाँ जी, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। देखिए क्या होता है फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, समझते हैं इसको। रूम टेम्परेचर पे कोई भी मॉलिक्यूल्स है, वो रूम टेम्परेचर पे उसमें खुद की एनर्जी होती है, खुद की थर्मल एनर्जी होती है। इस एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स के जो एटम होते हैं, इन एटम में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से एटम वाइब्रेशन करता है। समझना ध्यान को, ध्यान से अपने शब्दों में आप लिख लेना। रूम टेम्परेचर पे किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसकी थर्मल एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल्स के एटम में इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेशन करते हैं। क्या कहा मैंने, रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स अपनी थर्मल एनर्जी से मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करता है। और इसी वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ या फिर मैं कहूँ बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड बोलते हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड की कहानी समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाते हैं, किसकी वजह से, मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन की वजह से। और जो मॉलिक्यूल्स में फ्यूजन किसकी वजह से होता है, रूम टेम्परेचर पे ही मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट उसकी खुद की थर्मल एनर्जी से उसमें वाइब्रेशंस होते हैं या फिर फ्यूजन्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड है, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं ये, दो तरह के होते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हाँ जी, दूसरी दूसरी मोड की बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट मोड को ऊपर बोलते हैं स्ट्रेचिंग मोड, स्ट्रेचिंग मोड। एंड दूसरी को अपन बोलते हैं बेंडिंग मोड, बेंडिंग मोड। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल मामला है, अपन समझ लेंगे इसको। देखिए स्ट्रेचिंग मोड का मतलब क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल में चेंज होता है, सॉरी बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, ओनली उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। तो यहाँ पे अपन सिंपली शब्दों में लिख सकते हैं, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता है, बट बट बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ चेंज्ड। मैंने आपको फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड का मीनिंग्स यही बताया था कि मॉलिक्यूल्स में फ्यूजन की वजह से इसमें या तो बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है या फिर बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। और स्ट्रेचिंग मोड ऐसा है जिसमें बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, ओनली उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है।
दूसरा बेंडिंग मोड, इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड लेंथ है उसमें चेंज नहीं होता, और बॉन्ड एंगल में क्या होता है, चेंज होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नो चेंज, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, बट बट सॉरी, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बट बॉन्ड एंगल चेंज, बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रेचिंग मोड है, ये अपने टू टाइप्स के होते हैं फिर से। एक अपन बात करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंट मोड्स, एंड दूसरा होता है अनसिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड। देखिए अगर मैं बात करूं किसी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स अगर अपन ले, ये मॉलिक्यूल्स है, ट्राइएटॉमिक सिस्टम है, ओके। इस ट्राइएटॉमिक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स, अगर मैं बात करूं इनके बॉन्ड्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए ये वाला बॉन्ड अगर मैं स्ट्रेचिंग करूंगा, खींचूंगा मैं इसको, ठीक है, और इसको भी अगर मैं बाहर की तरफ खींचूंगा, ठीक है, तो स्वाभाविक ये भी है कि वापिस अंदर की तरफ भी जाएंगे, अंदर की तरफ भी जाएंगे। मतलब यदि अपन प्लास्टिसिटी नेचर के अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो अगर मैं दोनों एटम को बाहर की तरफ खींचूंगा तो दोनों एटम अंदर की तरफ भी जाएंगे, स्ट्रेचिंग हो रही है। और दोनों को मैं बाहर खींच रहा हूँ या फिर दोनों को अंदर पुश कर रहा हूँ, तो इसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिक टाइप का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, अगर दोनों बाहर की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही लिख दूं क्योंकि दूसरे का मीनिंग्स तो ये होगा ही ऑटोमेटिक, अंदर की तरफ भी आएंगे, दोनों बाहर की तरफ खींच रहे हैं अपन दोनों एटम्स को, तो ओनली बॉन्ड लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात? दूसरी बात करता हूँ एसिमेट्रिक की। देखिए एसिमेट्रिक का मीनिंग्स, एक मॉलिक्यूल्स को मैं बाहर खींच रहा हूँ और दूसरे को मैं अंदर पुश कर रहा हूँ, तो इस टाइप की जो स्ट्रेचिंग मोड है, इसको मैं बोलता हूँ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड, जिसमें बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रहा है बट जबकि बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं बेंडिंग की बात करूं, बेंडिंग भी अपने टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक तो अपन बात करेंगे ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन मोड्स, और दूसरा मैं बात करूंगा अबाउट द प्लेन या फिर आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। देखिए इनको समझिए आप ध्यान से। देखिए ऑन द प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। चलिए, हाँ जी, टू टाइप्स के होते हैं, एक को मैं बोलता हूँ सीजरिंग, सीजरिंग मोड, और दूसरे को मैं बोलता हूँ रॉकिंग मोड। और आउट ऑफ प्लेन में जो मोड्स होंगे उसको एक को बोलूंगा मैं ट्विस्टिंग, और दूसरे को बात करूंगा मैं वेगिंग, वेगिंग मोड, ठीक है। अब देखना इसको आप एग्जांपल से। हाँ जी, ये ट्राइटोमिक सिस्टम है, ये एक प्लेन में है, मतलब इसका प्लेन कैसा है, इसका प्लेन यही है जो अपना बोर्ड का प्लेन है, जो ये जो अपना बोर्ड का प्लेन है वो इसका प्लेन है। तो इस प्लेन से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी अपने को, ठीक है, इस प्लेन से अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, एक प्लेन है, तीनों एटम एक प्लेन में है। अब मैं सीजरिंग की बात करता हूँ, सीजरिंग मतलब एक तरह से अपन हिंदी में बोल सकते हैं कैंची। तो कैसे चलती है देखो, अगर मैं इधर इसको, इस एटम को इधर मूव कर दूं और इस एटम को इधर मूव कर दूं, तो स्वाभाविक ये भी है कि एटम वापिस भी जाएगा और ये एटम भी वापिस बाहर की तरफ जाएगा। दोनों एटम को अंदर की तरफ किया मैंने, तो स्वाभाविक है दोनों एटम बाहर की तरफ जाएंगे। मतलब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसका जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो रहा है, अंदर की तरफ आएंगे कम हो रहा है, बाहर की तरफ जाएंगे ज्यादा हो रहा है। तो इस अंदर और बाहर जाना जो कैंची चलती है अपनी, ठीक है, कैंची चलती है उस हिसाब से इसको अपन बोल देंगे सीजरिंग टाइप का। क्लियर है? दूसरी मैं बात करता हूँ रॉकिंग की। तो रॉकिंग में क्या है, ये ट्राइटोमिक सिस्टम, ये लीजिए,
दोनों बाहर की तरफ, दोनों एक साइड ही, दोनों क्या है अपना एक साइड ही, ये भी लेफ्ट साइड, तो दूसरा एटम भी अपना लेफ्ट साइड। या फिर अगर ये लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो स्वाभाविक है राइट भी आएंगे, दोनों राइट। जैसे अपना पेंडुलम घूमता है ना, एक दाईं तरफ जाता है, फिर सेंटर में आता है, फिर बाईं तरफ जाता है, फिर सेंटर में, फिर दाईं तरफ, फिर सेंटर में, फिर बाईं तरफ, जो पेंडुलम अपना घूमता है उसी को अपन रॉकिंग बोलते हैं। तो दूसरे टाइप का जो ऑन द प्लेन, प्लेन में अपन छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, रॉकिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ ट्विस्टिंग की। देखिए, ट्विस्टिंग देखिए, ये ट्राइएटॉमिक सिस्टम है। मैं बात कर रहा हूँ इस एटम को, ये जो प्लेन है इसका, प्लेन क्या है इसका, यही है। इस एटम को मैं ऊपर की तरफ खींच लूँ, प्लेन से ऊपर, प्लेन से ऊपर, ठीक है। और इस एटम को भी मैं प्लेन से ऊपर खींच लूँ, या फिर मैं ऐसे करूँ, इस एटम को प्लेन से ऊपर, दैट मीन्स मैं पॉजिटिव बोल दूँ, और इस एटम को मैं प्लेन से नीचे, दैट मीन्स नेगेटिव। मतलब एक ऊपर की तरफ आ रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ, तो प्लेन से तो आउट हो ही गई है भाई। दोनों देखो, ऑन द प्लेन की अपन बात कर रहे थे, तो देखिए ऑन द प्लेन में मैंने अपन देखा कि दोनों अंदर की तरफ या फिर दोनों बाहर की तरफ, तो है तो प्लेन में ही। रॉकिंग में दोनों बाहर, दोनों अपने लेफ्ट में या फिर दोनों राइट में, रॉकिंग हो गया, पेंडुलम हो गया। ट्विस्टिंग की बात करेंगे तो एक एटम ऊपर की तरफ, प्लेन से ऊपर की तरफ, तो दूसरा नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ को पॉजिटिव लिख दिया, इसको नेगेटिव लिख दिया, तो इसको बोलेंगे ट्विस्टिंग। और अगर मान लीजिए वेगिंग का मतलब है दोनों एटम या तो दोनों ही बाहर हो, ऊपर की तरफ हो प्लेन से, या फिर दोनों ही अंदर हो। मतलब एक तरह से झूला झूला जाता है, तो बाहर की तरफ जाता है, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, तो इसको अपन वेगिंग बोलते हैं। तो ये अपने क्या फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड है, स्ट्रेचिंग मोड एंड बेंडिंग मोड। स्ट्रेचिंग मोड में कोई बॉन्ड जो एंगल होता है वो चेंज नहीं होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है ओनली। टू टाइप्स के होंगे, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। दूसरा बेंडिंग मोड में बॉन्ड एंगल चेंज होगा, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी। टू टाइप्स के होंगे, ऑन द प्लेन एंड अबव द प्लेन, जिसमें अपन ने सीजरिंग, कैंचिनुमा, रॉकिंग, अपना जो पेंडुलम होता है, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग अपन एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, मतलब एक ऊपर एक नीचे, आउट ऑफ प्लेन। और दूसरा आउट ऑफ प्लेन में वेगिंग है, दोनों बाहर दोनों अंदर प्लेन की, तो इसको अपन बोलते हैं एक तरह से झूला होता है, झूला झूलते हैं इस तरह से। ओके, वेगिंग हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं जो वाइब्रेशनल मोड है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसी एग्जाम्पल को अपने को देख करके, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लगाएंगे हेडिंग नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। नेक्स्ट अपना रहेगा नंबर ऑफ फंडामेंटल, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। ओके है। देखिए, अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी ओ एफ, डी ओ एफ मीनिंग्स क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या होता है अपना 3n होता है, और 3n क्या होता है, इज इक्वल टू, इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो किसके इक्वल होंगे, रोटेशनल मोड के इक्वल होंगे, प्लस ट्रांजिशन मोड के, और प्लस वाइब्रेशनल मोड के, तीनों का जो सम होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, 3n बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां से देखिए मैं वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करता हूं, तो वाइब्रेशनल मोड मीनिंग्स क्या हो जाएगा, 3n माइनस रोटेशनल मोड प्लस ट्रांजिशन मोड। ओके है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले अपन एक चीज ये देखेंगे कि कंपाउंड में रोटेशनल मोड कितने होते हैं और ट्रांजिशन मोड कितने होते हैं। तो वाइब्रेशनल मोड अपन इजीली निकाल पाएंगे, जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ एटम। ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स,
मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं। तो अपने को किस चीज की जरूरत पड़ती है? अपने को रोटेशनल मोड एंड ट्रांजिशन मोड की जरूरत पड़ती है। देखिए एक बात आप ध्यान रखना, चाहे मॉलिक्यूल्स कैसा भी हो, चाहे एटम हो सिंपली, या फिर लीनियर मॉलिक्यूल हो, या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हो, सभी एटम या फिर मॉलिक्यूल्स में ट्रांजिशन मोड होते हैं, वो हमेशा तीन होते हैं। तो एक तो आपको याद ही नहीं करना, ट्रांजिशन मोड हमेशा तीन होते हैं। अब बात आती है रोटेशनल मोड की। अब बात आती है रोटेशनल मोड की। तो रोटेशनल मोड लीनियर मॉलिक्यूल्स में टू होते हैं और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में थ्री होते हैं। मोड्स का मतलब होता है अपन जो एक्सिस की बात करते हैं, जैसे लीनियर मॉलिक्यूल्स है आपका, ठीक है, इसमें ओनली टू मोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की अपन बात करते हैं, तो वहां पे अपने थ्री मॉलिक्यूल्स, जो थ्री रोटेशनल मोड है, वो अपने प्रेजेंट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके है, चलिए एक टेबल अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा। देखिए एक अपन बात करते हैं एटम की, दूसरी मैं बात करता हूँ लीनियर मॉलिक्यूल, और एक अपन बात करेंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। देखिए लीनियर मॉलिक्यूल्स, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने आपको बताया है रोटेशनल मोड, सॉरी एटम के लिए कोई भी एक एटम होगा, रोटेशनल मोड कितने होंगे? जीरो होगा। क्लियर है। ट्रांजिशन मोड सब में तीन तीन ही होंगे। लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल मोड टू एक्सिस होते हैं, मतलब दो होंगे। और नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल मोड हो जाएंगे थ्री हो जाएंगे। और लीनियर के लिए ट्रांजिशन मोड, ट्रांजिशन मोड तीन। और नॉन लीनियर के लिए भी ट्रांजिशन मोड सब में तीन होंगे, चाहे वो एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो। तो वाइब्रेशनल मोड आप अपनी इजीली निकाल देंगे। वाइब्रेशनल मोड क्या होता है? 3n माइनस वाइब्रेशन, रोटेशनल प्लस ट्रांजिशन मोड। तो रोटेशन जीरो है, ट्रांजिशन थ्री है, तो ये हो जाएगा 3n-3। ओके है, वाइब्रेशनल मोड 3n-3 हो जाएगा। क्लियर है। मतलब वाइब्रेशनल मोड होंगे ही नहीं, जब भी एटम की बात करते हैं वाइब्रेशनल मोड होंगे नहीं। सिंपली आप ये देखना, रोटेशनल वाइब्रेशनल मोड जीरो होता है। स्टेटमेंट आपको पूछ लिया जा सकता है इन एटम रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोड इज जीरो, ट्रू फॉल्स आपको पूछ सकते हैं। कैसे जीरो होता है? रोटेशनल मोड जीरो मैंने तो आपको बता दिया पहले। वाइब्रेशनल मोड एटम, देखिए मान लीजिए अपना एटम है, कोई भी एटम, एक ही एटम होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का एटम है। ओके, तो यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ एटम। ये कितना है? वन है। तो 3 × 1 - 3 इज इक्वल टू जीरो। तो एटम के लिए, एटम के लिए स्टूडेंट क्या होता है? एटम के लिए क्या होता है अपना? रोटेशनल मोड एंड, रोटेशनल मोड एंड वाइब्रेशनल मोड दोनों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। क्लियर है। देखिएगा दूसरी बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो वाइब्रेशनल मोड क्या होता है? 3n- रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, तो ये क्या हो जाएगा? 5। 3n-5। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल मोड ये हो जाएंगे 3n-6। तो ये आपको ध्यान रखना है।
क्लियर है? अब देखिए कई बार आपको सिंपली वाइब्रेशनल मोड पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि वाइब्रेशनल मोड में स्ट्रेचिंग मोड कितने होंगे एंड बेंडिंग मोड कितने होंगे, इस चीज का भी अपने को पता होना चाहिए। तो सिंपल आपको एक बात बताऊं, सिंपल आपको एक बात बताऊंगा मैं कि अगर मॉलिक्यूल्स अगर मॉलिक्यूल्स असाइक्लिक है, अगर मॉलिक्यूल्स लिख लेना आप हमने, अगर मॉलिक्यूल असाइक्लिक है तो मॉलिक्यूल्स में जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतनी ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर मैं बात करूं n-1 होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या बोला मैंने, लिख लेना आप, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स कैसा हो, असाइक्लिक हो, असाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचिंग मोड्स कितने होते हैं, n-1 होते हैं। और n क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। या फिर दूसरी बात मैंने आपको बोली है कि एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचिंग मोड उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड के नंबर के बराबर होते हैं। दोनों में कोई भी आपको अच्छा लगे, ये साथ मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। एन नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे कितने मॉलिक्यूल्स में, और n-1 उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, और बाकी मोड्स जो होंगे वो बेंडिंग होंगे। और साइक्लिक में, हाँ जी, साइक्लिक में बात करें, साइक्लिक की, साइक्लिक कंपाउंड में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, स्ट्रेचिंग मोड होते हैं सॉरी, वो होते हैं एन के इक्वल। ये दोनों बात आप ध्यान रखना। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड्स भी आपको पूछ लिए जाते हैं कि कितने कितने होते हैं। कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन, चलिए टेबल बनाते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड हो जाएंगे, फिर स्ट्रेचिंग मोड, ये लीजिए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग मोड, स्ट्रेचिंग मोड एंड बेंडिंग, बेंडिंग मोड। देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले अपन लेते हैं अमोनिया। देखिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड, सबसे पहले अपन देखेंगे अमोनिया कैसा है, लीनियर है, नॉन लीनियर। लीनियर देखिए यहाँ पे अपन लीनियर किसको मानेंगे, लीनियर किसको मानेंगे, ये भी मैं आपको देखो थोड़ा सा बता दूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। हाँ जी, लीनियर अपन किसको मानेंगे, हाँ यहीं पे अपना लीनियर, लीनियर अपन किसको मानेंगे, ये अपने लिए लीनियर है, ठीक है। लीनियर इसको नहीं मानेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है ओनली, मतलब लीनियर किसको मानेंगे, इस वाले को। या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ओनली लीनियर। समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है, जैसे डायटोमिक की तरह है। चलिए, तो अमोनिया क्या है, पैरामिडल है अपना, तो नो लीनियर है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कितने होंगे, 3n-6 कर लोगे अब आप। एन की वैल्यू कितनी है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 4 हो गई, तो एन की जगह अपन 4 रखेंगे, 4 इंटू 3 12 हो जाएंगे, 12-6 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कैलकुलेट करना, एन की वैल्यू 4 है, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेचिंग मोड की। स्ट्रेचिंग मोड मैंने आपको बताया है एसाइक्लिक कंपाउंड में n-1 होते हैं, और n कितना है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं n इज इक्वल टू 4, तो इसमें हो जाएंगे 3। बाकी के बचे भी वाइब्रेशनल मोड 6 थे, तो इसमें बाकी के बचे हुए बेंडिंग मोड आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे वाटर करो आप, H2O करो, H2O में वाटर मॉलिक्यूल्स 3n-6 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है। n की वैल्यू कितनी है वाटर में, 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बार बार मैं नहीं लिखूंगा,
3 इंटू 3 9 माइनस 6 कितने हो गए 3। अब इसमें से 3 जो वाइब्रेशनल मोड है इसमें स्ट्रेचिंग मोड कितने हैं एंड बेंडिंग मोड कितने हैं। स्ट्रेचिंग मोड के लिए मैंने आपको बताया n-1, तो 3 - 1 2। तो बेंडिंग मोड कितने हैं 1 है। इसी तरह से CO2 CO2 अब CO2 का स्ट्रक्चर देखिए। CO2 कैसा होता है, CO2 होता है अपना कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड लीनियर मॉलिक्यूल्स 3n-5 n की वैल्यू 3 होती है तो 4 वाइब्रेशनल मोड आ जाएंगे और स्ट्रेचिंग मोड आ जाएंगे 3-1 n-1 है तो 2 आ जाएगा और 2 ही बेंडिंग मोड प्रेजेंट होगा। बात करते हैं SO3 की। 3n-6 फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 3 ऑक्सीजन 1 सल्फर कर लेना आप। ठीक, 4 हो गई तो 12 - 6 इसमें वाइब्रेशनल मोड आ जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे n-1 3 और ये 3। दूसरी बात करें PCl5 n की वैल्यू कितनी है 6 है, फॉर्मूला लगा देंगे 3n-6 स्ट्रेचिंग मोड के लिए n-1 कैलकुलेट कर लेना अब आप। मैं बात करता हूँ C6H6 बेंजीन 3n-6 लगा देंगे तो एटम कितने बेंजीन में 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन टोटल 12 एटम है तो n की जगह 12 रखेंगे 12 3 36 माइनस 30 इसमें मोड आएंगे वाइब्रेशनल मोड जिसमें स्ट्रेचिंग कितने होंगे साइक्लिक है स्ट्रेचिंग कितने होंगे n कितने हैं 12 है स्ट्रेचिंग 12 होंगे एंड बाकी के बेंडिंग बचे ये हो जाएंगे 80। कैलकुलेट करना आप SF6। ठीक है, अपने आप कैलकुलेट करना कंप्लीट करना। एक एग्जांपल और मैं आपसे डिस्कस करूं C2H2। ठीक है, C2H2 स्ट्रक्चर कैसा होगा C2H2 का बताओ भी लीनियर है क्या, नहीं लीनियर में शामिल नहीं करेंगे अपन। C2H2 C2H4 कर लो यहाँ पे एक बार C2H4 ओके है तो नॉन लीनियर है ये 3n-6 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें n-1 लगाएंगे। एक एग्जांपल आपसे मैं पूछता हूँ आपसे C2H2 देखिए C2H2 क्या अपना CH ट्रिपल बॉन्ड CH लीनियर मॉलिक्यूल सा दिया तो वाइब्रेशनल मोड कितने हो जाएंगे 3n-5 n की वैल्यू कितनी है 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन मतलब 4 तो 3 × 4 - 5 ये हो जाएगा 12 - 5 7। अब इस 7 में स्ट्रेचिंग कितने हैं एंड बेंडिंग कितने हैं ये अपने को पता करना है तो n-1 मतलब 4 - 1 3 तो इसमें स्ट्रेचिंग है बाकी के बचे हुए 4 है जो बेंडिंग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक कि जो अपन ने कुछ बेसिक चीजों के बारे में देखा देखिए वापस मैं एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ। सबसे पहले अपन ने देखा है IR रीजन अपन जानते हैं। हाँ जी, IR रीजन अपना 600 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन है। अगर आपको IR रीजन पूछे ओनली तो 50 से लेके 12500 4000 के बाद वाले को अपन नियर बोलते हैं विजिबल में चला जाता है और 600 के पहले जो रीजन है उसको माइक्रोवेव रीजन बोलते हैं फार IR के नाम से भी बोलते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शन ये भी अपने को पता होना चाहिए। दूसरी बात अपन देखते हैं कि अगर अपने को म्यू में पूछ लिया जाए सेंटीमीटर इनवर्स में ना देके म्यू में आपको पूछ लिया जाए तो अपन इस तरह से इसको देखेंगे। तीसरी बात IR एक्टिव कौन से होते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग वाइब्रेशन तो होमो डायटोमिक को छोड़ के सारे होंगे। वाइब्रेशनल मोड्स क्या होते हैं कि एक रूम टेम्परेचर पे किसी भी मॉलिक्यूल्स में अपनी खुद की एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन पाया जाता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड एंगल चेंज हो जाती है। इसी को अपन फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड बोलते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। चलिए नेक्स्ट
नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने सीखा है। ठीक है, अब अपन कुछ पीक्स की बात करेंगे, कुछ मोड्स, कुछ रीजन की बात करेंगे कि कौन से बॉन्ड का रीजन कितना होता है, कौन से बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन कितना होता है, बेंडिंग रीजन उसका कितना होता है। तो चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पीक्स है वो आपके सामने लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल पीक्स, इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ओके, चलिए। हाँ जी, रीजन है। सबसे पहले एक चीज आप ये जरूर ध्यान रखना इसमें, जैसे मैंने 3250 से 3700 लिखा है, तो ये कभी जरूरी नहीं है कि 3250 से 3245 भी हो सकता है, 3705 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मतलब अराउंड फिगर आपको याद रखना है कि इतना जो रीजन है सेंटीमीटर इनवर्स, वो किसकी वजह से आता है? ओएच, एल्कोहल में जो ओएच स्ट्रेचिंग है उसकी वजह से, और एनएच स्ट्रेचिंग की वजह से आता है। एक मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन मेंशन किया है कि अगर आपको स्ट्रेचिंग, हालांकि अपन बाद में काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर आपको पूछ लिए जाए तो किस पे इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी वो इफेक्ट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग क्या होगी? OH एंड NH दोनों की क्या होगी? कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इस बॉन्ड की मैं थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, CH बॉन्ड, इसकी मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, ये आएगी अपने 3300 के ऊपर। इस बॉन्ड की बात करता हूँ जिसमें कार्बन sp2 है, उसकी अपनी 3000 से लेके 3150। एंड अगर sp3 है और इस बॉन्ड की बात करता हूँ स्ट्रेचिंग, CH स्ट्रेचिंग की बात करता हूँ। देखिए स्ट्रेचिंग वही तो होती है एटम एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ, ये उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट होती है उसको अपन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, 250 से 2950, ये आपको ध्यान रखना है टेबल से। चलिए नेक्स्ट, अब आपको देखिए ये जो एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, ठीक है, और CHO की ये जो स्ट्रेचिंग है, CH बॉन्ड स्ट्रेचिंग, इसकी कई बार आपको क्या होती है? टू पिक्स दिखाई देती है, टू शार्प पीक आपको दिखाई देती है। और कितने पे दिखाई देती है? 27, 20 एंड 2800 के ऊपर टू शार्प पीक आपको दिखाई देती है। फर्मी रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे फर्मी रेजोनेंस क्या होता है। एक बार आप बेसिक इनको आप समझ लीजिएगा कि इस फर्मी रेजोनेंस के कारण जो CH बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, किसमें? एल्डिहाइड में, ये अपने को दो पिक्स मिलती है। क्लियर है? ब्रॉड सिग्नल अपने को मिलता है, इस तरह से ब्रॉड सिग्नल मिलता है। ठीक है, ये किसका मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH फ्रीक्वेंसी है, OH स्ट्रेचिंग जो बैंड है उसके कारण अपने को इतनी फ्रीक्वेंसी मिलती है ब्रॉड, 2500 से 3100 तक। दूसरा एक मैंने आपको लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन स्ट्रेचिंग, एंड ये स्ट्रेचिंग C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। इनमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है? 2050 से 2340 के बीच में होती है। एक मैं बात करता हूँ, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं मामला, फिर भी अगर अपन चाहे तो मेटल कार्बोनिल की बात करते हैं, तो टर्मिनल की बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे, या फिर अगर मैं टर्मिनल टर्मिनल की बात करूँ तो इसकी कितनी होती है अपनी? 1800 से लेके, हाँ जी, 2140 मान लो, 2150 मान लो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, 2150 तक होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ, अगर दो अपने मेटल्स जुड़े हुए कार्बोनिल पे, तो ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बन डबल बॉन्ड O, ये होती है कम हो जाती है, और तीन होते हैं तो और भी कम हो जाती है। इसलिए आपको एक रीजनिंग बना के दे सकते हैं, एक मेटल कार्बोनिल है, दो मेटल कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, और कार्बोनिल पे तीन मेटल जुड़े हुए हैं, तो कौन सी रेंज में कौन सा आएगा। ठीक है, आपको मोस्टली इतना ही ध्यान में रखना है यहाँ से। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना सबसे ज्यादा। देखिए रेंज तो अपनी ये होती है 1620, 1690 से 1850 के बीच में मान लो, जो भी है। तो ये सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है? एमाइड की। मतलब ये जो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है, एनएच फ्रीक्वेंसी है, सॉरी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे कार्बोनेट फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक है सब में, यहाँ पे लिखा है आपने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। तो एमाइड भी क्या होती है, सबसे कम होती है। फिर कीटोनिक ग्रुप में थोड़ी सी ज्यादा होती है। फिर ओएच ग्रुप में थोड़ी सी और ज्यादा होती है। हाँ जी। एल्डिहाइड में थोड़ी सी और ज्यादा। एस्टर में थोड़ी सी और ज्यादा होती है। एनहाइड्राइड में ये पीक्स, दो पीक्स अपने को मिलती है, ध्यान रखना। एनहाइड्राइड में ये कितनी पीक अपने को मिलती है? टू पीक मिलती है। एक 1820 के समथिंग एंड एक 17.5 के समथिंग अपने को पीक मिलती है। और एक होता है अपना कार्बोनिल हैलाइड, इसकी सबसे ज्यादा पीक होती है। तो यहाँ पे भी अपने को पूछ ली जाती है कि इनमें से सबसे ज्यादा जो पीक होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो किसकी ज्यादा होती है? कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ठीक है, तो तीन चार आपको दे देंगे। एल्डिहाइड दे दिया, हाइड्राइड दे दिया, एस्टर दे दिया, एनकीटोन दे दिया। तो किसकी ज्यादा है? घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखो या फिर बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखो। देखिए हो किसकी वजह से रहा है, आगे अपन इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है उसमें भी अपन थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की फ्रीक्वेंसी है 1650। और यही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर एरोमेटिक कंपाउंड में है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी 1500 के समथिंग होगी, 1600 के, 1500 से 1600 के समथिंग होगी। ठीक है, 2 से 3 पीक यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी इसके बीच में। मतलब 2 से 3 पीक आपको देखने को मिलेगी 1495 से 1605 के बीच में। सी एच बैंडिंग, अब यहाँ पे बैंडिंग की बात हो रही है, कितनी है? 1450 से 1485। सी बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग 1450 होती है। सी एक्स कोई भी हेलो एटम है, हेलो मतलब हेटेरो एटम है, तो यहाँ पे हेटेरो एटम कौन कौन से हो सकते हैं? इनकी पीक्स 1000 से 1250 है। ट्रांस, ट्रांस हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांस पे जुड़े हुए हैं। और फिर अपन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की पीक्स की बात करते हैं, बेंडिंग की। ठीक है, बेंडिंग की बात करते हैं तो वो 900 से 950 के बीच में होती है। और इसी तरह से मैं अगर सीस की बात करता हूँ तो वो कम हो जाती है। क्लियर है? सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड जो पीक होती है 700 से 750 के बीच में होती है। और मेटा सब्स्टिट्यूट, मेटा सब्स्टिट्यूटेंट्स की दो पीक अपने को मिलती है। एक मिलती है 750 से 800, और एक आप ये लिख सकते हैं कि 650 से 7, सॉरी 770। ये आप ध्यान रखो, बेटर रहेगा। देखिए एक यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए 700 से 750 मोनो। ठीक है, ये ये जो पीक होती है 750 से 800, और ये होती है 800 से 850। एक चीज आप ध्यान रखना, नोटिस करना कि अगर मैं बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूँ या फिर दो लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी पीक कम होती है। फिर अगर मैं मेटा सब्स्टिट्यूएंट्स लगाता हूँ तो ज्यादा होती है। और पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं तो उसकी पीक क्या होती है? और भी ज्यादा होती है। ये इस तरह से आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात करता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फंडामेंटल आईआर पीक्स या फ्रीक्वेंसी की। ये जो फ्रीक्वेंसी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो चलिए नेक्स्ट है अपनी हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द फंडामेंटल, फंडामेंटल आईआर, आईआर फ्रीक्वेंसी, आईआर फ्रीक्वेंसी। चलिए, हाँ जी, देखिए जो आईआर फ्रीक्वेंसी होती है फंक्शनल ग्रुप की,
वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो IR फ्रीक्वेंसी होती है फंक्शनल ग्रुप की। ये आप एक चीज ध्यान रखना किन बातों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए, म्यू म्यू बार अपॉन 2 पाई C और K अपॉन सेंटीमीटर इनवर्स। हुक्स लॉ वगैरह के नाम से अपन इसको देखते हैं, अपने ज्यादा काम का नहीं है। काम का जो चीज है वो अपन यहाँ से निकालेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या निकाल लिया अपन ने, ये प्रोपोर्शनल होती है रूट के। ये यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। दूसरी बात जो फ्रीक्वेंसी होती है यार फ्रीक्वेंसी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के। और म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है अपन ने पढ़ा है, रिड्यूस मास, रिड्यूस मास होता है, ठीक है। देखिए दूसरी बात, ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है एटॉमिक के दो एटम के बीच में तो लगता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा हो तो फोर्स कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। इसको भी अगर मैं साइड में लिखूं, जो फोर्स कांस्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होता है एंड बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चार चीजें अपने को पता है तो अपन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब आपको सारी कहानी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। देखिए एक अपन ने देखा है सी, सी फ्रीक्वेंसी, एक अपन ने देखा सी डबल बॉन्ड सी फ्रीक्वेंसी, और एक अपन ने देखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी फ्रीक्वेंसी। क्या रेंज है इनकी, इनकी रेंज क्या है, देखिए ये 1450 के समथिंग होता है सेंटीमीटर इनवर्स, 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये काफी ज्यादा होता है 2250 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आ गई क्यों होता है ऐसा, समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो के की वैल्यू बढ़ेगी, और के बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है मामला, चलिए आगे चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल है अपना, देखिए CF, सी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CX की। अक्स यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आज इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 1045 सेंटीमीटर इनवर्स, 750 सेंटीमीटर इनवर्स, 600 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड ये और भी कम होती है 550 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, रीजन क्या होगा इसका, रीजन देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मास क्या हो रहा है इनका, इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस्ड मास बढ़ रहा है, और रिड्यूस्ड मास के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू। क्लियर है बात यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एक फैक्टर अफेक्टिंग ये अपन ने देख लिया है, क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। आप हेडिंग लगा सकते हैं इसमें, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, दूसरा, दूसरा मैं बात करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन को भी अपन इसी से लिंक कर देंगे। अपन बात करते हैं sp2 sp3। sp का मीनिंग्स क्या होता है, ये sp2 का मीनिंग्स तो ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड हो, और sp3 का मीनिंग्स ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड हो। तो अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी, आईआर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे आईआर फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपनी, ये आईआर फ्रीक्वेंसी होगी एसपी की सबसे ज्यादा, sp2 की और कम, एंड sp3 की सबसे कम। एग्जाम अपन ने लिखा भी है, पीछे भी अपन ने लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी भी लिखी है अपन ने, ये फ्रीक्वेंसी भी लिखी है, और अपन ने
ये फ्रीक्वेंसी भी लिखी है, ये sp3 sp सॉरी ये sp2 एंड ये sp3 याद कीजिए आप। हाँ जी, देखिए sp sp2 sp3 2950 तक ओके है, लमसम 2800 से लेके 2950 तक sp2 की और ज्यादा, sp3 की सबसे ज्यादा है। क्यों होता है, रीजन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं आगे तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर मैं बात करता हूँ कॉन्जुगेशन। तीसरा इसमें कॉन्जुगेशन है। देखिए कॉन्जुगेशन का मीन्स रेजोनेंस भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस ये भी फंडामेंटल आईआर फ्रीक्वेंसी है, उसको प्रभावित करते हैं, उसको चेंज करते हैं। चलिए तो किस तरह से चेंज करेगा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में जो रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते समय, ये एग्जांपल है ओके। दूसरा दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, ये लीजिए। तो एग्जांपल्स हमें क्या देख रहा हूँ कि फर्स्ट एग्जांपल है इसकी कार्बोनिल कंपाउंड है सिंपली 1720 मान लीजिए इसकी सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साथ में कॉन्जुगेशन भी है। देखिए ये कॉन्जुगेशन कम हो जाएगी थोड़ी, ठीक है, 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों होता है उसका रीजन ध्यान से सुनना। देखिए पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस हो रहा है, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जा रही है कार्बोनिल के पास जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, पाई बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है उसके कारण इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, चाहे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण सीओ में, कार्बोनिल कंपाउंड में, अगर इसका आपको एमओटी याद हो तो लोवेस्ट एनर्जी का इसमें पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और याद करो आप एमओटी सिद्धांत, एमओटी थ्योरी, कि अगर पाई एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटता है। भाई अपन ने यही तो देखा है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन टू। और ये क्या कह रहा हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको कॉन्जुगेशन से, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड के किसके आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, आईआर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है मुद्दा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको और क्या रीजनिंग्स पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट चलने लगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। तीसरा इसमें है, देखिए अब आपको क्लियर आना चाहिए, क्योंकि अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे इफेक्ट्स वगैरह पढ़े ही हैं। हाँ जी देखिए, नॉन पेयर्स है सबके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। फर्स्ट वाले में पर क्या देख रहे हैं, ये नॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, दूसरे वाले में लॉन पेयर भी जाएगा, कॉन्जुगेशन भी जाएगा, तीसरे वाले में क्या हो रहा है स्टूडेंट, तीसरे वाले में ये इधर भी जाएगा, तो ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन इधर भी है, दोनों साइड कॉन्जुगेशन है। ये लॉन पेयर
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तभी तो कॉन्जुगेशन में जाएगा। और ये स्थिति यहाँ पे भी बन रही है, लोन पेयर हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर भी बन रही है, मतलब कॉन्जुगेशन दोनों साइड होगा। और कॉन्जुगेशन हो रहा है तो कार्बोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एंटी बॉन्डिंग में बढ़ती है तो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है, आईआर फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्लियर है मामला? तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा फंडामेंटल आईआर फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। बता दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसका ज्यादा किसका कम है। हाँ जी, कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें है, कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ, सबसे ज्यादा सेकंड में। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड। तो कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा सेकंड में है, सही। तो सेकंड, सेकंड में क्या होगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें होगी, थर्ड में, फर्स्ट। ठीक है, थर्ड में सबसे ज्यादा क्यों, कॉन्जुगेशन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं, क्योंकि अगर इधर भी कॉन्जुगेशन हो तो दूसरी साइड भी है, और इसमें ओनली एक साइड ही है, और इसमें दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। क्लियर है मुद्दा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए समझिए इसको भी। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब अगर प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोनिल कंपाउंड को, और इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोनिल कंपाउंड को, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब सारी चीजें वही है। चलिए तो एग्जांपल से आपको बताते हैं। एक फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा एसिटाल्डिहाइड, और एक कीटोन है, और एक क्या है, कीटोन। हाँ जी, क्या देख रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट अगर अपन चल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट अगर अपन चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगता है। और कार्बोनिल कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज ज्यादा हुई है। ये देखो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा, एक तरफ से, ये तो न्यूट्रल ही मानते हैं अपन हाइड्रोजन को, तो कार्बोनिल कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, जिसके कारण कार्बोनिल कंपाउंड पे पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटल कार्बोनिल में भी अपन बात करेंगे, इनऑर्गेनिक तब पढ़ेंगे, खूब आसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंसी के, बॉन्ड फ्रीक्वेंसी के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड लेंथ के, ये चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। दूसरा है, थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अपन क्या देख रहे हैं इन दोनों एग्जांपल में, देखिए प्लस आई है दोनों का, इसका प्लस आई लेकिन इसका माइनस आई है, इसका प्लस आई है लेकिन इसका माइनस आई और भी ज्यादा है। तो प्लस आई तो क्या करता है, अगर मैं बात करूं, म्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई की, और म्यू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के। प्लस आई बढ़ेगा तो म्यू फ्रीक्वेंसी घटेगी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट, समझदार हो आगे। चलिए नेक्स्ट लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, सेम वैसा ही एग्जांपल आपको खुद को बताना है जैसा कि पहले अपन कर चुके हैं। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
आंसर क्या होगा, म्यू फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या होगा, आप देख लो यहाँ पे रेजोनेंस दोनों तरफ है, यहाँ पे रेजोनेंस दोनों तरफ, लेकिन कार्बोनिल पे जा रहे हैं, यहाँ पे रेजोनेंस ओनली एक ही तरफ है। क्या हो जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर हो जाएगा, हाँ जी, सबसे ज्यादा थर्ड नंबर, फिर फर्स्ट हो जाएगा एंड सेकंड। सेम वही एग्जांपल करवाया मैंने, बस इसको जोड़ दिया है, और क्या है, इसको ही तो जोड़ रखा है, और क्या किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, देखते हैं। सेम इसी पैटर्न का केस है, अगर आप समझ गए हो तो आंसर कीजिएगा। देखिए, लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, मतलब रेजोनेंस तो चल रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसमें रेजोनेंस ये भी चलेगा, और इसमें रेजोनेंस इधर भी आएगा। रेजोनेंस सबसे कम किसमें, थर्ड में, और सबसे ज्यादा किसमें, सेकंड में। तो कार्बोनिल कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के अपने को रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर ऑफ एक्टिंग में मैं बात करता हूँ रिंग साइज, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज, इफेक्ट ऑफ रिंग साइज। हाँ जी, देखिए, रिंग साइज, रिंग साइज को अगर मैं जोड़ू एंगल स्ट्रेंथ से, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी है, ये प्रोपोर्शनल होती है एंगल स्ट्रेन के, एंगल स्ट्रेन, और एंगल स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, रिंग साइज। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, दूसरी बात, ये जो अपन फैक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिंग साइज वाला, वो अपन देखते हैं 3 मेंबर रिंग से 8 मेंबर रिंग तक। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जस्ट इनवर्स होता है। आपको, आप क्या काम करना, आपके सामने मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। हाँ जी, ये अपना C3 है, C4 ऐसे आ रहा है, ये C8 तक। ओके, फिर C10 है, आगे चलता रहता है। और यहाँ पे अपनी न्यू फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो रही है, जैसे जैसे C8 तक क्या हो रही है, न्यू फ्रीक्वेंसी घट रही है। और उसके बाद में न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर से बढ़ना स्टार्ट होती है। और और क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्बन नंबर 12 तक आने के बाद में कोई चेंज नहीं होता है, ये कार्बन 12। ठीक है, ध्यान में क्या रखना आपको, रिंग साइज जैसे जैसे बढ़ेगी, न्यू फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन 8 तक होती है, 3 से 8 तक होती है, उसके बाद में फिर से वापस बढ़ती है, 12 तक बढ़ती जाती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बात करें आगे। चलिए, यहाँ से भी खूब अपने को रीजनिंग पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल है अपना, ये लीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट कौन सा है, 6 मेंबर रिंग, सेकंड 5 मेंबर रिंग है, थर्ड 4 मेंबर रिंग, एंड ये 3 मेंबर रिंग। मैंने आपको क्या बताया, रिंग साइज
अगर घटती है, रिंग साइज अगर घटती है तो म्यू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट इस साइड, तो रिंग साइज बढ़ रही है तो म्यू फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, फोर की सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। आपको क्या कर सकते हैं, और इससे ज्यादा मिलान करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया, इसके दे दिया 820। ठीक है। ये आपको ए दे दिया, सॉरी पी दे दिया, और आपको ये दे दिया क्यू। क्यू को क्यू से मिलान कीजिए, तो फोर्थ की कितनी देर की, 1820 दे दी। थर्ड में आपको क्या दे दिया है, थोड़ी सी कम दे दी, 1790। और सेकंड में आपको भी कम दे दिया थोड़ा सा, 1760 मान लो। और इसमें आपको क्या दे दिया, फर्स्ट में 1720 दे दिया। ठीक है। आप क्या काम करोगे, आपको मिलवा सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलान कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको बता दें कि सबसे कम ये है, फिर सबसे ज्यादा ये है। दो चीजें आपको ध्यान रखना, देखिए सबसे ज्यादा तो इसकी होनी है, सबसे कम इसकी होनी है। फिर अपन ये चीज देखते हैं कि 5 एंड 4 मेंबर रिंग, ये भी अपन बात करें तो 4 मेंबर रिंग की ज्यादा होगी, 5 मेंबर रिंग की कम होगी। तो इस तरह से आप भी आपको मिलवा सकते हैं, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब इसी में आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, इसी में आपको एक चीज और आपसे शेयर करता हूँ। देखिए एक एग्जांपल है अपना, और इसी के साथ जैसे अपन ने जो स्ट्रेचिंग पढ़ी है कौन सी, सी डबल बॉन्ड ओ, इसी के साथ में दूसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ूंगा, सी डबल बॉन्ड सी। तो सेम डिटो वही अपने को ध्यान रखना है। एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स देखिएगा। सी डबल बॉन्ड सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, ये लीजिए सेम डिटो वही चलना है। क्या चलना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी, सेम वैसा ही अपने को चल रहा है। मतलब क्या है, रिंग साइज, रिंग साइज अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन सा है, ये एक्सटर्नल, जितने भी कंपाउंड्स है, मतलब C6 है, C6 से लेके C3, सब में डबल बॉन्ड कौन सा है, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है। तो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या कह सकते हैं, रिंग साइज अगर बढ़ती है, रिंग साइज अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और अगर ये डबल बॉन्ड इंटरनल हो, अगर ये डबल बॉन्ड इंटरनल हो तो क्या चीज अपने को देखने को मिलेगी, चलिए उसको भी अपन देखते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस चीज को। देखिए 6 मेंबर रिंग है, इंटरनल डबल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग है, इंटरनल डबल बॉन्ड, 4 मेंबर रिंग, एंड ये 3 मेंबर रिंग है। समझ में आ रही है मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी 1650 सेंटीमीटर यूनिवर्स है, इसकी थोड़ी सी कम है 1620 से, इसकी 1590 के समथिंग। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर से इसकी बढ़ जाती है 1630। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपन एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं जो सिमिलर है। सिमिलर क्या है, 6 से 3 अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो म्यू सी डबल बॉन्ड सी एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर इंटरनल की बात करूं तो C6 से लेके C4 तक, तो हाँ जी, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड C4 से C3 तक चलते हैं अपन, तो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, एकदम से इंक्रीज हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखना, एक्सेप्शनल साइक्लोप्रोपेन में। ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि म्यू सी डबल बॉन्ड सी जो इंटरनल है वो क्या होता है, वो इंटरनल वो क्या होता है,
प्रोपोर्शनल होता है रिंग साइज के, रिंग साइज के। मतलब रिंग साइज बढ़ रही है तो इंटरनल की क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए सबसे ज्यादा, फिर कम रिंग साइज कम, लेकिन 3 पर जब भी आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट यहां तक पहुंच जाए, मतलब इसके बीच में आ जाएगी। ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो 6 मेंबर रिंग है उसके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी, नियर बाई हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको यहाँ से काफी चीजें पूछी जाती है। क्लियर है बात की। अब देखिए ये अपन ने रख लिया सी डबल बॉन्ड सी फ्रीक्वेंसी। अब ये अपने को अच्छे से याद हो जाता है, और कई बार एग्जाम में अपने को क्या पूछ लिया जाता है, कई बार अपने को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अपने को इंटरनल बॉन्डिंग बॉन्डिंग पता चल गई, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं इसको। इंटरनल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पता चल गए कि रिंग साइज के प्रोपोर्शनल हो गए, और आपको यही दे दिया, आपको क्या दे दिया, यही चीज दे दी। और आपको चुपचाप से क्या पूछ लिया, आपको क्या पूछ लिया, म्यू फ्रीक्वेंसी सी एच, और ये क्या है अपना sp2, ये आपको पूछ लिया। आपको क्या ध्यान रहा, आपको यही ध्यान रहा कि क्या होता है अपना, सिंपली अपन क्या चीज देखते हैं कि म्यू सी डबल बॉन्ड सी इंटरनल की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फोर्थ वाली कितनी ज्यादा हो जाती है, ये अपना ये भी आता है कई बार, ठीक है, फर्स्ट फोर टू थ्री, ये अपन कर जाते हैं, जस्ट पीछे किया करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यही मिलता है अपने को देखने को। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, इस sp2 वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, ठीक है, एक ही बात है, कोई भी अपन ले सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, इस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना उसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दे के नहीं रखेंगे आपको, थोड़ा सा हाइड्रोजन मैंने लगा के दिया है, वापिस आप एग्जाम अपनी कॉपी में नोट करो तो हाइड्रोजन को हटा के रखना, इसकी मैंने बात की। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल बॉन्ड म्यू फ्रीक्वेंसी होगी वापिस से, और क्या होती है, रिंग साइज के घटने से ये बढ़ती है, रिंग साइज के घटने से ये बढ़ जाती है। तो आंसर क्या रहेगा, फोर्थ, थर्ड, फिर सेकंड, एंड फिर फर्स्ट, ये आपका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट इस चीज को आपको लगाना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग की बात करता हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए मैंने आपको सिंपली पहले भी बताया था, ओएच फ्रीक्वेंसी या फिर एनएस फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आपको बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेम्परेचर पे भी तो इफेक्ट करती है, तो कॉमन इसी को यहीं पे इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कम हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखिए कई बार जो अपना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कई बार अपन ये देख पाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर होते हैं और इंट्रामोलिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज में बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाएगी आपको, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी है इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, ठीक है। इंटरमोलिकुलर का मतलब दो
अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि मान लीजिए अपना ये अल्कोहल है, इससे बन रही है हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से। क्लियर, मेरी बात से सहमत है? दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक ही मॉलिक्यूल से होती है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं अपन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर वो प्रेजेंट है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होगी, कंपेरेटिव किसके, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। हाई लिख दूं मैं। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कंपेरेटिवली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये ज्यादा हो। बस इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, मेरी बात से सहमत है? केवल इतना सा ध्यान रखना। रीजन होता है इसका, जब अपन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, अगर मैं डाइल्यूशन की बात करता हूँ, यहाँ पे डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी अपन बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर की, जिसपे तो डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। नोट कर लेना इसको भी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर एल्कोहल है, इसका अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहां पे डाइल्यूशन कर रहा हूँ, तो उसका डाइल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। दोनों बातें ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ एक विशेष अलग टाइप की एक रीजनिंग आपके सामने मैं लेके आता हूँ, और काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चलिए उसको करते हैं अपन। कई बार आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये एक्स ग्रुप है और ये वाई ग्रुप है। ओके, आपको नीचे टेबल दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन में एक्स वाई, एक्स वाई दे रखे हैं, एंड आपको क्या दे रखा है, आपको टेबल दे रखी है। हाँ जी, ये क्या है, एक्स है, ये वाई है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, सी डबल बॉन्ड ओ इन सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है, एक्स की जगह हाइड्रोजन, वाई की जगह भी हाइड्रोजन, और ये आपको दे रखी है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा दूसरा आपको क्या दे रखा है, एच बी आर। तीसरा आपको दे रखा है, ये आपको मिलान करवाना है, और मैं मिलान करके सीधा जो राइट आंसर है वो आपके सामने ले आऊं। तीसरा आपको दे रखा है बी आर एच, इसकी फ्रीक्वेंसी 1730। और चौथा ऑप्शन है बी आर एंड बी आर, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1733। ये आपको मिलान करवाने वाले होते हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आंसर सीधा। देखिए तो सोल्व कैसे करेंगे, मतलब आपको तो ये डिफाइन करना है कि ये हो क्या है ऐसा, कि हाइड्रोजन अगर एक्स एंड वाई दोनों अगर हाइड्रोजन हो तो ऐसा क्या हो गया। ठीक है, चलिए, ये दोनों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, नो रिपल्सन। क्लियर है? अगर
दूसरे की मैं बात करता हूँ, दूसरे की बात करता हूँ, तो ये क्या है, एक्स पे तो हाइड्रोजन है, ये लीजिए, और वाई पे क्या है, बी आर। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, इस बी आर, ये जो बी आर है, इसका रिपल्सन यहाँ पे कम हो पाता है, कम रिपल्सन होता है। तीसरा, तीसरा अगर मैं स्टूडेंट बात करूंगा, मतलब लोन पेयर रिपल्सन, भाई लोन पेयर रिपल्सन ही तो है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो अगर बी आर यहाँ पे, एच यहाँ पे, तो देखिए इसका लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा लगता है, ठीक है। और चौथा, चौथे में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे भी बी आर है और यहाँ पे भी बी आर है, हाईली रिपल्सन होगा। तो क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, या फिर इसको अगर मैं जोड़ूं स्ट्रेन, स्ट्रेन की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसा आपने 6 मेंबर से 3 मेंबर रिंग पे पढ़ा है, रिंग साइज 3 मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है, सबसे ज्यादा म्यू फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को आप इससे जोड़ दो, काफी बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग ग्रुप आपको दे देंगे, ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना, जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा वो हाईली क्या होगा, जिसमें कार्बोनिक कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह से आपको छोटे छोटे और रीजनिंग बना के दे दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ये बताइए आप, ये कार्बोनिक कंपाउंड है, ओके, और इस पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई हेलोजन ग्रुप है, और दूसरा, दूसरा क्या है, ये कार्बोनिक कंपाउंड, और इसकी पैरा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप है। आपको दे दिया जाएगा किसकी म्यू सी ओ ज्यादा होती है, तो फर्स्ट की ज्यादा होती है सेकंड से। समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब क्या बात बोली मैंने, यहाँ पे देखिए लोन पेयर्स है और ये लोन पेयर्स, इसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, और यहाँ पे और ये लोन पेयर्स का जो रिपल्सन है वो ना के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, एक की यहाँ पे मैं बात करूंगा फर्मी रेजोनेंस की। हालांकि अपन आगे देखेंगे क्या होता है फर्मी रेजोनेंस। इसे भी अपन ने देखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें फर्मी रेजोनेंस के कारण टू पीक्स अपने को दिखाई देती है और शार्प पीक अपने को दिखाई देती है। क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है, सुन लो वैसे एक बार आप ध्यान से, कि मान लीजिए एक फंडामेंटल पीक है, फर्मी रेजोनेंस, हाँ जी, मान लीजिए एक फंडामेंटल पीक है और उसके नजदीक ओवरटोन पीक है। ओवरटोन पीक आगे आप समझोगे क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक तरह से अगर मैं बात करूं कि ये जो वाइब्रेशन लेवल है इसका, जो आगे अपन देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन रूल है, जो अपन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक वही चलने वाला है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वहां पे अपन देखेंगे कि जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो जिन लेवल्स में वाइब्रेशंस होने चाहिए, उनके अलावा भी उनके अलावा भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मतलब उनके अलावा भी पीक्स अपने को मिल रही है, स्पेक्ट्रा अपने को मिल रहा है। तो उसको उन जो पीक्स है उनको अपन क्या बोल देंगे, ओवरटोन बैंड बोल देंगे। तो एक फंडामेंटल बैंड होती है, एक होती है ओवरटोन बैंड होती है। इनमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होता है, और जिसके कारण ये दोनों अपनी, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल है और दूसरी अपनी क्या है, हाँ जी, इस तरह से आपको दिखाई देती है, ये लीजिए, इसको अपन बोलते हैं ओवरटोन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दोनों शिफ्ट हो जाती है।
ये इधर शिफ्ट होती है तो ये इधर शिफ्ट होती है। ठीक है, क्या होता है ओरिजिनली अपने को टू शार्प पीक अपने को देखने को मिलता है। इसी को अपन बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, ठीक है, हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बस इसको आपको समझना है। यहाँ से क्वेश्चंस अपने को करना है, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो क्या क्या होती है, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपन कल की क्लास में देखेंगे। आज स्टूडेंट केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।